हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आपका चैप्टर चल रहा है दैट इज थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक पढ़ा था, दैट हाउ कैन फॉर एन अननोन एलिमेंट जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता हो, बस उसका भी आप ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक वगैरह सब पता कर सकते हैं बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी ही जरूरी है। अगर आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं तो आप उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। नॉट इवन ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, उसकी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो मेटल है कि वो नॉन मेटल है, बहुत कुछ पता किया जा सकता है by just seeing the electronic configuration. Okay, so after that topic exercise थी, मैंने करवा दी थी आपको सॉल्व अनसॉल्व, आई होप आपने कर ली होगी। अब अगला टॉपिक आपके पास है दैट इज एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये समझ लीजिए कि थर्ड चैप्टर को आपने हाफ कर लिया है और जहां तक आपने पढ़ा आपको समझ आया होगा बेटा कि इस टॉपिक में जो अब तक हमने थर्ड चैप्टर का हाफ पोर्शन किया उसमें नया बहुत ही कम आया है। ठीक है, बहुत कम चीजें थी, हार्डली आप यूं समझ लीजिए एक या दो लेक्चर होंगे जिनमें कोई ऐसी चीज निकल के आई जो मैंने आपको 10th में नहीं बताई थी। अदरवाइज ये जो चैप्टर है ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो 10th में हमने 5th चैप्टर किया था उसी को आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है, तो उसका कुछ बेसिक भी ले लिया, कुछ आगे भी बढ़ा देंगे उससे। ठीक है, तो अब आपका जो टॉपिक है ना उसमें हम एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर वो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पता होना चाहिए हमें। भाई मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कैसे है, टॉप टू बॉटम कैसे है। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर उनके ट्रेंड्स देखेंगे कि पीरियड में और ग्रुप में वो कैसे वेरी करते हैं। ओके, बट प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की, मैंने लिखा एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो अगर आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ये दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी दो तरह से कैटेगराइज की जा सकती है। नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम, एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स इन ग्रुप, एटम्स इन ग्रुप। पहले आप इसका मतलब समझिए कि क्या होगा। देखो बेटा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की जो उसके एक एटम के बारे में भी बताई जा सकती है। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि किसी एटम का साइज, ओके, उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी, उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी वैलेंसी, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप एक सिंगल एटम के लिए भी बता सकते हो। बेसिक जैसे मैं कह दूं सोडियम के एक एटम का क्या साइज है, उसकी क्या वैलेंसी है, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, उसकी क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो एक सिंगल एटम के लिए बताई जा सकती हैं। ये दोनों जो टर्म है ना वो आपको चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, सो अभी मैं नहीं करवा रही हूँ उनको। ओके, तो ये इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, अगर जैसे मुझे सोडियम को पढ़ना है तो मैं इन प्रॉपर्टी को पढ़ सकती हूँ, ये एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। ओके, बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमेशा ग्रुप में पढ़ी जाती हैं एटम्स में। आप उन प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो एक सिंगल एटम के लिए पता नहीं कर सकते। वो हम किसके लिए पता करते हैं? पूरे बल्क में, कि जब आप ग्रुप ऑफ एटम्स को स्टडी करोगे तब आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझ सकते हो। सिंगल एटम इन प्रॉपर्टीज को जो है बेटा वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो किसी सिंगल एटम की जो है वो नहीं हो सकती? इट इज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है एटॉमिक वॉल्यूम कह सकते हो आप। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को उसके एटम्स में तोड़ देना। ठीक है, तो उस टाइम जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स के ऊपर। एक पार्टिकल दूसरे के साथ अगर जुड़ा ही नहीं, मतलब अगर मैं एक ही एटम को पढ़ूं तो उसके पार्टिकल फोर्स तो है ही नहीं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, सो देयर आर सम प्रॉपर्टी दैट आर यूजुअली स्टडीड इन ग्रुप और बल्क। कुछ प्रॉपर्टी है जो एक सिंगल एटम की भी हो सकती है, आप उनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और इनमें से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली डिपेंड करती हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एटम, ठीक है। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, और आप कह सकते हो, देखो बेटा जी, डायरेक्ट ची इनडायरेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं जो किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है, कि कॉन्फ़िगरेशन देख के आप उस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है या फिर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है। ओके, सो ऑल दैट प्रॉपर्टीज दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम आर कॉल्ड एज एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम जैसे 10th तक तुमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, वो आपको पता है। यहां हम कह रहे हैं कि किसी एटम की एटॉमिक प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है भाई, एटॉमिक प्रॉपर्टी मतलब एटम की प्रॉपर्टी, तो एटम की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हो सकती हैं। हम एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे जिसका सीधा या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, जैसे उसके साइज का, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इन सब का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब का कनेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये सारी क्या कहलाई जाएंगे बेटा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। आई होप आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम कुछ बहुत, देखो सबको तो हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एटॉमिक प्रॉपर्टी बेटा यही नहीं है जो मैंने बोर्ड में लिखी है, ये तो बहुत सारी हो सकती है, पर हमें इनमें से कुछ सेलेक्टेड को पढ़ना है और उनके ट्रेंड्स को डिस्कस करना है कि ग्रुप में ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं और पीरियड में कैसे वेरी करती हैं। इनका नाम एटॉमिक तो इसलिए पड़ा बिकॉज ये एटम की प्रॉपर्टी है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। इनको पीरियोडिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रुप और पीरियड में कोई रेगुलर पैटर्न शो करती हैं, पीरियोडिसिटी है इनकी वैल्यूज में। या तो ग्रुप में आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे, टॉप टू बॉटम जब आओगे, ठीक है, सॉरी, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, मतलब पीरियोडिसिटी मिलेगी आपको। दैट्स वाई हम इन प्रॉपर्टीज को क्या नाम दे रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो काफी हैं, हम कुछ सेलेक्टेड पढ़ेंगे और उनके ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके अंदर जो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज एटॉमिक साइज। एटम का साइज, एटम का साइज एक एटम का भी हो सकता है, आप ज्यादा ग्रुप में अगर एटम मौजूद हैं उनका भी साइज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी इज एटॉमिक साइज, एटम का साइज। और क्योंकि हम एटम को स्फीयर मानते हैं, गोल मानते हैं, तो किसी भी गोल चीज का जो साइज है वो उसकी बेटा रेडियस से बताया जाता है। तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है उसके बारे में पता करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग एटम एज ए स्फीयर, सो उसकी रेडियस क्या लो है, डायमीटर बोल दो, क्योंकि अगर आपको रेडियस पता है तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर हो जाएगा। और एक एटम की रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ये साइज काफी छोटा है, ये आपकी जो डिस्टेंस है आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नहीं मिलेगी, बिकॉज एटम्स तो बहुत ही छोटे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम होगी। सो हम यहाँ पे ऐसा यूनिट पे ज्यादा नहीं जाएंगे कि मैडम मीटर में डिस्टेंस ले लीजिए, आप लेंथ ले लीजिए, हम और छोटे यूनिट्स यूज करेंगे जिसमें डाटा थोड़ा एप्रिशिएबल आए, ठीक है। सो वी कैन यूज हियर एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर और नैनोमीटर। तो यूजुअली आपको जो एटॉमिक रेडियस है वो पिको, नैनो या फिर एंगस्ट्रॉन के अंदर ही जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप रेडियस को कैसे मेजर करोगे, मतलब या फिर होती क्या है मेजर, तो चलिए बाद में हमारे पास बहुत मेथड है, एक्सरे स्टडीज है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, पर एक्चुअली में एटॉमिक रेडियस होती क्या है, एटम की रेडियस। तो एटम की रेडियस से हमारा मतलब है बेटा न्यूक्लियस से और बाहर वाली शेल तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस, ठीक। और न्यूक्लियस भी क्योंकि गोल है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम एटम की रेडियस बोलेंगे,
ठीक है, या आप इसको यूं कह सकते हो कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वहां तक की डिस्टेंस जहां तक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कभी भी जो है वो जीरो नहीं होती। ठीक है, बहुत बार आप यूं कह लो कि जीरो तो हो ही नहीं सकती बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, सो कई बार ना बड़ा मुश्किल होता है किसी एक एटम की जो प्रॉपर्टी है उसको जैसे जज करना, उसको निकालना। एक एटम का साइज निकालना बड़ी भारी टेंशन का काम है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये बाउंड्री शार्प नहीं है, सीधी सी बात ये, मैंने कोई लाइन तो खींच नहीं रखी कि मैं यहां से उस लाइन तक की डिस्टेंस कर लूं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि ये तो जस्ट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन तो यहां भी पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन तो यहां भी, इलेक्ट्रॉन तो वहां भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको यूं कह दो कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और वहां तक की डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम है, अराउंड 90% है, वो डिस्टेंस जो है वो आप एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। नहीं होने को तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज का जो है नाम देंगे, सॉरी एटॉमिक रेडियस का जो नाम है वो देंगे। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम निकालना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं 4 एटम की रेडियस निकाल लूंगी। ठीक है, रेडियस तो भाई एक ही एटम की निकलेगी ना। ठीक है, वो निकालना क्यों मुश्किल की बात है? एक तो ये बाउंड्री शार्प नहीं है, मतलब मेरे को कोई डिस्टेंस मेजर करनी है, जैसे मान लो कि मेरे को रूम की लंबाई मेजर करनी है, मैंने एक पॉइंट तो फिक्स कर लिया, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, मतलब दूसरी जो बाउंड्री है वो एग्जैक्ट है ही नहीं, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ कभी पता ही नहीं चलेगी। तो एक तो ये बाउंड्री शार्प नहीं होना ना, इसका मेन रीजन है कि आप बहुत दिक्कत आती है किसी भी एक एटम की जो है वो मेजर करने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप एक रेडियस मेजर करोगे तो आप एक एटम की करोगे ना बेटा रेडियस, जैसे हाइड्रोजन के करोड़ों एटम है, एक की मेजर कर लो, करोड़ों की सेम ही होनी है। एक एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का मैं मान लो 0.1 ग्राम सैंपल ले लूं, तो 0.111 ग्राम सैंपल में भी हाइड्रोजन के लाखों एटम होंगे, उनमें से एक एटम को अपनी स्टडी के लिए बाहर निकालना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो एक अगर तुम्हें एटम की रेडियस पता करनी है तो तुम्हें एक एटम को स्टडी करना पड़ेगा, और उसको आइसोलेट करना क्या है बेटा, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, दूसरी, अब ये तो हम कर नहीं सकते कि हाइड्रोजन के एक एटम को लेके टेबल पे फिर उसको स्टडी करें, नॉट पॉसिबल ना, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेट निकालना पड़ेगा कि भाई ग्रुप में स्टडी कर लेते हैं। जब आप किसी भी एटम की प्रॉपर्टी को उसके आसपास और जब वो एटम मौजूद हो उनकी प्रेजेंस में निकालते हैं, तो आसपास के एटम जिस एटम के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हैं और आप एक बच्चे को कुछ समझा रहे हो, उसको कोई डाउट है, वो आपका फिलहाल यूं समझ लीजिए जैसे वो एटम है जिसके बारे में मेरे को रेडियस निकालनी है। अगर क्लास में और 39 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो चाहे वो कितना भी धीरे बोले, कोई ना कोई आवाज जरूर करेगी, उस बच्चे को जरूर डिस्टरबेंस होगा। आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो एटम्स के ऊपर फर्क डालता है। मैंने हाइड्रोजन का एक एटम सेलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए, पर उसके आसपास तो लाखों एटम है हाइड्रोजन के, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क डालेंगे। ठीक है, तो एक तो शार्प बाउंड्रीज नहीं है, दिक्कत है। दूसरा, एक एटम को आप आइसोलेट जो है वो नहीं कर सकते। तीसरा, जब आसपास बहुत सारे एटम मौजूद हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, एटम की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे एटम से क्या होने लग जाती है बेटा, इन्फ्लुएंस होने लग जाती है। सो दीज आर द डिफिकल्टीज while measuring the atomic radius of an atom। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो साइज ही नहीं पता करेंगे तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सब साइज पे डिपेंड करता है। तो हमने सीधा ना सही कोई ना कोई टेढ़ा तरीका निकाला जिससे हम एटॉमिक साइज के बारे में पता कर सके। ठीक है, तो हमारे पास है मेथड अभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे स्टडीज, जिससे हम इन सिचुएशंस को थोड़ा कंट्रोल करके और एटॉमिक साइज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर एटॉमिक रेडियस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिस एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस आप मेजर कर रहे हो वो मेटल है कि वो नॉन मेटल है, एटॉमिक रेडियस अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। कौन कौन से एटॉमिक रेडियस बेटा? एक पढ़ेंगे हम कोवेलेंट रेडियस, एक
एक हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस और एक हम पढ़ेंगे दैट इज मेटेलिक रेडियस। ठीक है, एक आगे और भी आएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है। वो कोवलेंट रेडियस भी हो सकती है, वो आयनिक रेडियस भी हो सकती है, वो मेटेलिक भी। नाम से पता चल रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होगी या आयनिक बॉन्ड के अंदर, और ये मेटल मतलब मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों के ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि ग्रुप और पीरियड में ये कैसे वेरी करते हैं। ओके, सो नंबर वन इज कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, देखो ये कब हम नापते हैं या फिर इस रेडियस का जिक्र कब आता है, जब बॉन्ड कोवलेंट हो। ठीक है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड जब कोवलेंट हो उस टाइम कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड ज्यादातर कौन बनाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। तो इसको हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स। आप इसको समझिए कि होता क्या है। अब मान लो सिंपल है, मेरे को हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियस पता करनी है। देखो बेटा, एक ही एलिमेंट की आयनिक रेडियस भी हो सकती है और उसी की कोवलेंट भी हो सकती है। ये मत समझना कि या तो कोई एलिमेंट की कोवलेंट रेडियस होगी या वंडरवाल होगी या मेटेलिक होगी या आयनिक होगी। एक ही एलिमेंट की अलग अलग रेडियस भी हो सकती हैं। दैट विल डिपेंड अपॉन कि उसने किस टाइप का बॉन्ड बना रखा है। ये भी एक प्रॉब्लम है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में। ठीक है, अगर हाइड्रोजन ने आयनिक बॉन्ड बना रखा है तो उसकी रेडियस अलग मिलेगी, अगर उसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है तो उसकी रेडियस अलग मिलेगी, अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस अलग मिलेगी, अगर कार्बन ने डबल बना रखा है तो रेडियस अलग मिलेगी, कार्बन ने ट्रिपल बना रखा है तो रेडियस अलग मिलेगी। ये फिक्स नहीं है। ठीक है, आप समझो इस चीज को कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, कि तुम्हारा एलिमेंट किसके साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, उसकी रेडियस बदल सकती है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगर कोवलेंट रेडियस की बात करें तो मतलब ये नॉन मेटल्स के केस में यूज होगा व्हेन दे विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब मैं आपसे ये कहूं बेटा मेरे को हाइड्रोजन की ना कोवलेंट रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे कि मैडम हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, 1s1 एक हाइड्रोजन, 1s1 ये हाइड्रोजन। अब तुमने 10th में पढ़ा हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। मैंने 1s बनाया, ये दूसरा 1s बनाया, दोनों का कुछ हिस्सा ओवरलैप करवा दिया, शेयरिंग होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बॉन्ड बन गया। ये एक हाइड्रोजन एटम का सेंटर न्यूक्लियस का और ये दूसरे वाले का। ठीक है, अब मैं तुमसे ये कहूं बेटा हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियस बताओ, मतलब जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी रेडियस क्या है। तो देखो मैंने एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता करी, एंड इट कम्स आउट टू बी 74 पिकोमीटर। ठीक है, ये 74 पिकोमीटर है। पर अगर एक हाइड्रोजन की रेडियस की बात करूं तो एक हाइड्रोजन की रेडियस तो फिलहाल ये है, मतलब यहां से और सॉरी ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस भाई न्यूक्लियस से और इसके बीचों बीच, यहाँ इस न्यूक्लियस से लेके इसके बीचों बीच ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, इट इज 74 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 37। ठीक है, तो ये आपका 37 पिकोमीटर आ जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन एटम की कोवलेंट रेडियस 37 पिकोमीटर है और ये हाइड्रोजन के एटम की रेडियस से छोटी है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का मतलब एटम की रेडियस। अगर तुम्हारा एटम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो अब ये रेडियस कोवलेंट रेडियस हो गई। हाइड्रोजन के एक एटम की रेडियस ये होती उसके न्यूक्लियस के सेंटर से बाहर वाली शेल तक की डिस्टेंस। अब हमने देखो क्या किया है, क्योंकि बॉन्ड कोवलेंट बना तो कुछ हिस्सा शेयर हो गया, ये डिस्टेंस यहां तक थी, पर अब जब तुमने इसको शेयर करवा लिया तो ये डिस्टेंस यहां तक ही रह गई, ये चीज कम हो गई ना। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं, एक एटम होता तो ये रेडियस एटॉमिक रेडियस होती। अब जब मैंने दूसरा हाइड्रोजन का जो एटम है वो इसके साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया तो रेडियस अब ये नहीं रही, इसके सेंटर तक पहुंच गई। तो कोवलेंट रेडियस हमेशा नॉर्मल एक एटम के एटॉमिक रेडियस से छोटी मिलेगी, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में कुछ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, उनका कुछ साइज छोटा हो जाता है तो रेडियस कम हो जाती है। तो कैसे पता करोगे किसी भी एटम की कोवलेंट रेडियस,
जब वो एटम उसी एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो दो एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस का आधा कर दो, वो उस एटम की कोवलेंट रेडियस जो है वो आ जाएगी। आपका मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होना चाहिए, होमो एटॉमिक। जैसे होमो एटॉमिक का मतलब दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, दोनों क्लोरीन। यूं नहीं कर सकते आप H और Cl के बीच में बॉन्ड बना दिया और जो आधी डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन, नहीं, क्योंकि क्लोरीन का साइज अलग, हाइड्रोजन का अलग, तो जो तुम बीचों बीच लोगे ना वो तुम्हें साइज नहीं बता पाएगा। होमो एटॉमिक ही लेना है, क्योंकि इतने इस ऑर्बिटल का भी साइज बराबर और इसका भी बराबर हो, तभी तो दोनों की डिस्टेंस का मैं हाफ कर सकूंगी। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं हुए तो फिर आप साइज कैसे करोगे हाफ, ठीक है। तो याद रखना कोवलेंट रेडियस क्या होती है, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड सेम एटम। दो सेम एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर तक की डिस्टेंस और उसका आप हाफ कर दो, वो होती है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। पर क्योंकि ये तो बॉन्ड लेंथ भी है, भाई देखो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है और दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, भाई ये बॉन्ड की लंबाई है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूं, कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। अब आप ये कह लो कि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, या यूं कह लो कि हाइड्रोजन की दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे तुम्हें क्लोरीन का निकालना हो तो क्लोरीन के एक एटम, क्लोरीन का दूसरा एटम, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका क्या कर दो, 2 कर दो। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे मैंने इसका 1s का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा ऑर्बिटल भी हो, जैसे p ऑर्बिटल हो, भाई क्लोरीन के केस में तो ये p होगा, ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इट इज 1s2 2s2, चलो फ्लोरीन ले लो, सिंपल हो जाएगा 2p5। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो एक फ्लोरीन का 2p और दूसरे फ्लोरीन का 2p करेगा, समझ रहे हो आप, कि एक फ्लोरीन इसका भी 2p और दूसरा फ्लोरीन उसका भी 2p, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि बेटा बॉन्ड बनाने में तो वैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करेगा। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं SO_p ऑर्बिटल हो कोई भी हो, उनके सेंटर तक की डिस्टेंस आप मेजर कर। ओके चलिए, पहला खत्म होता है, दैट इज कोवलेंट रेडियस। अगला जो है वो इसी से थोड़ा कनेक्टेड है, दैट इज वंडरवाल रेडियस। अब वंडरवाल रेडियस बेटा ये वहीं से रिलेट किया हमने वंडरवाल फोर्स से। वंडर वाल्स रेडियस, ठीक है। वंडरवाल इज द वीकेस्ट फोर्स, जहां पे हम ये बोल देते हैं ना कुछ भी नहीं हो ना जिन दो पार्टिकल्स के बीच में, उनमें वंडरवाल फोर्स होती है, बहुत ही कमजोर फोर्स होती है, ठीक है। तो आपको अगर एक ही एटम की वंडरवाल रेडियस बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। मेरे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि कुछ हिस्सा तो शेयर हो जाएगा ना, तो बाहर से यूं दिखेगा, ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये एक हाइड्रोजन का एटम, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है। अब मेरे पास एक हाइड्रोजन का ही दूसरा मॉलिक्यूल है, ये हो सकता है मेरे बोर्ड पे छोटे बड़े बन जाए, होंगे बराबर बराबर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन एटम और ये एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपके पास 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, इन दोनों ने आपस में, देखो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन एटम ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, पर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स काम कर रही है, दैट इज वंडरवाल फोर्स। समझ रहे हो भाई, इस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है, ना आयनिक, ना कोवलेंट, ना कोऑर्डिनेट, ऐसा भी नहीं है, मेटालिक भी नहीं है, इनके बीच में तो एक कमजोर फोर्स काम करती है एंड दैट इज वंडरवाल फोर्स। क्योंकि अगर ये आयनिक होते तो इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती। अब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम कर रही है दैट इज नोन एज वंडरवाल फोर्स। तो अब यहां से आप इसकी वंडरवाल रेडियस जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, इस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस, इस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस को लो और उस डिस्टेंस का हाफ कर दो, that will comes out to be van der Waal radius of this atom, ठीक है। मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल लिए जो दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है,
एक जैसे लेने बेटा, जैसे इसमें भी दोनों H है, इसमें भी दोनों H है, ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया इधर फ्लोरीन का, तब गलत हो जाएगा। इधर HF ले लिया इधर हाइड्रोजन, नहीं, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सेम वैसा ही होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड से, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ वंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं। तो इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो एटम एक दूसरे के साथ हैं, पास हैं, एडजेसेंट है, जैसे ये हाइड्रोजन और ये एडजेसेंट है, मैं इसको और इसको नहीं लूंगी, मैं इसको और इसको नहीं लूंगी, मैं इसको और इसको भी नहीं लूंगी, जो एडजेसेंट है उनके सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो वो मुझे पता चल जाएगी व्हाट इज द वंडरवाल रेडियस। सिंपल, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन की वंडरवाल रेडियस है, पीछे जो मैंने आपको बताया वो हाइड्रोजन की क्या थी बेटा, कोवलेंट रेडियस थी। अब बताओ ये हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियस है और ये हाइड्रोजन की अगर मैं इसका हाफ करूं तो लगभग ये डिस्टेंस है, तो ये हाइड्रोजन की वंडरवाल रेडियस, मतलब एक एटम की वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ी होगी उसकी कोवलेंट रेडियस से, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में बॉन्ड बन रहा है और कुछ हिस्सा शेयर होकर ऑर्बिटल छोटा हो रहा है। यहाँ पे तो ऑर्बिटल्स शेयर नहीं हो रहे, उनके बीच में काफी गैप है, बिकॉज दे आर नॉट बॉन्डेड, उनके बीच में सिर्फ एक कमजोर फोर्स है। तो हमेशा किसी भी एटम की वंडरवाल रेडियस हमेशा उसकी एटॉमिक रेडियस से, कोवलेंट रेडियस से बड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। इसको समझ लेना, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, मैंने आपको कई बार बहुत सरल भाषा में समझा दिया है। दो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक सेम मॉलिक्यूल, जो कि एक दूसरे से वंडरवाल फोर्स से जुड़े हैं, उनके जो एटम एक दूसरे के पास है, उन एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के सेंटर्स की डिस्टेंस और उसका हाफ कर दो, दैट इज नोन एज वंडरवाल रेडियस। उसी मॉलिक्यूल की कोवलेंट रेडियस भी हो सकती है, उसी की वंडरवाल भी हो सकती है और उसी की आयनिक भी हो सकती है, पर ऑब्वियस सी बात है सारी अलग अलग मिलेंगी आपको। तभी तो मैंने बोला ना कि एक ही एटम की बॉन्ड अलग अलग बनाने के हिसाब से अलग अलग रेडियस हो सकती है। ओके, आगे देखिए। So now in the van der Waal radius और कोवलेंट रेडियस में बहुत ज्यादा गैप होता है बेटा। अगर मैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही कंपैरिजन करूं, हाइड्रोजन की जो कोवलेंट रेडियस थी दैट इज 74 पिकोमीटर और क्लोरीन की होती है 99 पिकोमीटर। बट अगर आप इनकी वंडरवाल रेडियस की बात करोगे then it will be like 120 पिकोमीटर and it will be 180 पिकोमीटर। देखो कितना है, दुगने के आसपास या फिर उस काफी ज्यादा गैप है। तो वंडरवाल रेडियस हमेशा ही ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू द कोवलेंट रेडियस, क्योंकि वंडरवाल रेडियस दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस है जो काफी ज्यादा है। कोवलेंट रेडियस में बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, दैट्स व्हाई डिस्टेंस कम हो जाती है। जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस बेटा कोई कंपाउंड नहीं बनाती, ना वो मॉलिक्यूल बनाती। जैसे हीलियम का एक एटम इधर होगा, हीलियम का एक एटम इधर, हीलियम का एक एटम इधर, हीलियम का एक एटम इधर, और इनमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, ना आयनिक, ना कोवलेंट, ना मेटेलिक, ना कोऑर्डिनेट, कैसा भी नहीं। तो अगर आपको नोबल गैसेस का साइज बताना है तो हम इसी रेडियस का सहारा लेते हैं। तुम्हें याद भी होगा 10th में कि नोबल गैसेस अपने पीरियड में सबसे बड़ी है, बिकॉज देयर रेडियस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ वंडरवाल रेडियस। सिंपल सी बात है। तो अब इसके वंडरवाल रेडियस क्या होगी, हीलियम के एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ। तो देखो ये कितनी बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड तो बनाते ही नहीं ना कि मैं इनकी कोवलेंट रेडियस मेजर कर लूं, आयनिक कर लूं, मेटेलिक कर लूं, ये तो हमेशा नॉन बॉन्डेड रहेंगे, बॉन्ड बनाते नहीं, रिएक्शन करते नहीं। तो इनकी रेडियस वंडरवाल रेडियस होती है, और कई बार नोबल गैसेस के केस में फिर उस रेडियस को हम इनर्ट गैस रेडियस बोलते हैं, इनर्ट गैस रेडियस, ठीक है। बट हाँ, अगर आप बात करो अबाउट ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन, तो क्योंकि ये नोबल गैसेस थोड़ी नीचे आ जाती हैं, साइज में बड़ी हैं, तो ये कुछ एक कंपाउंड बना सकती हैं, पर वो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ओनली ज़ीनॉन एंड रेडॉन, नॉट ऑल गैसेस। तो तब इनके केस में आप कोवलेंट रेडियस यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। भाई अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं दो नॉन मेटल तो कोवलेंट रेडियस की बात कर लो। अब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये नहीं बनाते, तो इनके लिए हमें कौन सी रेडियस यूज करनी पड़ेगी, दैट इज वंडरवाल रेडियस। ये चीज याद रखना, वंडरवाल रेडियस हमेशा बड़ी होगी, कोवलेंट रेडियस हमेशा छोटी होगी ऑफ द सेम एटम।
मैं क्लोरीन और हाइड्रोजन की रेडियस कंपेयर नहीं कर रही, मैं हाइड्रोजन की ही वंडरवाल और उसकी कोवलेंट रेडियस कंपेयर कर रही हूँ, मैं क्लोरीन की ही वंडरवाल और उसकी जो कोवलेंट रेडियस है उनको क्या कर रही हूँ बेटा, कंपेयर कर रही हूँ. ओके, सो दैट विल बी ऑल इन द वंडरवाल एंड कोवलेंट रेडियस. ओके.